नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज 11वीं क्लास में हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आइसोटोप्स जो टॉपिक है आज उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइसोटोप्स बेसिकली होते क्या हैं? तो आइसोटोप्स जनरली अगर हम देखें तो एक एलिमेंट के कुछ ऐसे एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं या ऐसे अदर एलिमेंट्स के फॉर्म कह सकते हैं जो कि अपने मास नंबर में या एटॉमिक नंबर में डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स जनरली अगर हम देखें तो इनमें एटॉमिक नंबर जो होता है वो जनरली सेम रहता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम याद रखिएगा। और ये मास नंबर में डिफर करते हैं, यानी इनका मास नंबर क्या अलग होता है। कार्बन में देख लीजिए कि सबका C6 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर कार्बन का देखेंगे, सॉरी मास नंबर देखेंगे तो 12 से 13 हो रहा है और 13 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। यानी यहाँ पर जो है वो C12 के जो आइसोटोप्स है वो C13 C14 है। उसी तरीके से ऑक्सीजन का देख लीजिए, एटॉमिक नंबर सेम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो चेंज हो रहा है वो मास नंबर में चेंज हो रहा है, 16 का 17, 17 का 18 यहाँ पर हो रहा है, तो ये इसका आइसोटोप्स। और उसी तरीके से आप अगर देखें तो हम हाइड्रोजन को देख सकते हैं, हाइड्रोजन में भी मास नंबर में चेंज हो रहा है जबकि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो बस एक ही पॉइंट को याद रखना है अपने अपने यहाँ पर कि सेम क्या होगा, सेम हमेशा क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा और मास नंबर जो होगा, ये मास नंबर जो होगा ये डिफरेंट होगा, ये डिफर करेगा, डिफरेंट होगा, ये अलग करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो चेंज हमें देखने को मिलता है कि जब हमें इलेक्ट्रॉन में या प्रोटॉन में जनरली हमें चेंज दिखे, तो हम यहाँ पर मास नंबर के संबंध, आप जानते हैं कि मास नंबर जो डिफर करता है, ये मास नंबर डिफर करता है किससे, ये एटॉमिक, ये मास एटॉमिक नंबर कह लीजिए आप, सॉरी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कह लीजिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कह लीजिए। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंज आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, मास नंबर चेंज होता है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो C6 में अगर आप न्यूट्रॉन देखेंगे तो 6 है, लेकिन C13 वाले में अगर आप देखेंगे, C12 वाले में न्यूट्रॉन देखेंगे 6 है, लेकिन C13 वाले में देखेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या एक ज्यादा है, 7 है। तो स्वाभाविक है कि चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर हम कहें, यहाँ पर हम कहें आइसोटोप्स में अगर हम कहें तो आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन कह लीजिए या प्रोटॉन कह लीजिए, इनकी संख्या में कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर चेंज तो देखने को होता है, ठीक है, यहाँ पर चेंज हमें देखने को मिलता है न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन में हमें क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। तो आइसोटोप्स में जनरली जो आप चेंज देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहेंगे, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पर न्यूट्रॉन जो होंगे इनकी संख्या में चेंज आ सकता है और उसी कारण से हमें यहाँ पर क्या होता है, आइसोटोप्स इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है ना? तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन 2 में भी आपको सेम दिख रहा है कि न्यूट्रॉन यहाँ पर चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम आपको नजर आ रही है। नो चेंज इसमें आपको दिख रहा है, यहाँ पर कोई चेंज आपको नजर नहीं आ रहा है, नो चेंज। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, चेंज दिख रहा है। तो बेसिकली आइसोटोप में चेंज ऑफ न्यूट्रॉन है, असल में ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर जो होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एटॉमिक वेट की बात कर लेते हैं कि एटॉमिक वेट क्या होता है। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो होता है मेरे बच्चों, वो एवरेज ऑफ मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो जितने भी आइसोटोप्स होते हैं अगर आप उनके मास का एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज जो होगा वो ही उसका एटॉमिक वेट कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी आइसोटोप का मास निकालिए, मास का एवरेज निकालिए और एवरेज निकालने के बाद आपको जो मिलेगा वो एटॉमिक वेट मिलेगा। जैसे कि किसी एलिमेंट में मान लीजिए कि Y1 Y2 और Y3 जो है वो 3 आइसोटोप है और उनका जो आइसोटोपिक वेट है वो W1 W2 और W3 है, एंड देयर परसेंटेज पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी रेशो जो है करंस का वो X1 X2 X3 है। तो उनका एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा, तो सबका क्या होगा, इनटू का सबका प्लस करेंगे आप, W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3 अपॉन X1 प्लस X2 प्लस X3, ये इसका क्या रहेगा, एटॉमिक वेट रहेगा। एग्जांपल देख लीजिए, C35 और Cl35 और Cl37 का देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी 75 है, यहाँ पर 25% की प्रोबेबिलिटी है, रेशो जो रहेगा वो 25 से काट लीजिए तो 3:1 का रहेगा।
और अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एटॉमिक वेट इसका देख लीजिए आप, 35 का कर लीजिए, मास नंबर है तो ठीक है, 3 की प्रोबेबिलिटी है तो 3 से कर लीजिए, ठीक है, प्लस 37 इंटू 1 की प्रोबेबिलिटी 1 से कर लीजिए, तो ये आपका जो एटॉमिक वेट रहेगा 35.5 का रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। सॉरी का ग्राफ दिक्कत कर रहा है। आइसोबार की बात कर लेते हैं। आइसोबार हम किससे बोलेंगे? तो बेसिकली आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have the same mass number but different atomic number। यानी कि यहाँ पर मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, मास नंबर में यहाँ पर नो चेंज यहाँ पर इसमें कोई भी चेंज मास नंबर में नहीं होगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है, लेकिन जो आपका एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर का चेंज का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट होता है। तो यानी चेंज जो होगा यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या में क्या हो सकता है, चेंज यहाँ पर हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो यहाँ पर आप डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें बट लिखा हुआ है, बट का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिमेन सेम। देखिए मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोबार में इसमें आपको नो चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में यहाँ पर कोई खास चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं। जो कोई कहीं पर अगर हमें चेंज देखने को मिल रहा है कभी, तो वो चेंज इन इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, चेंज इन इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। जनरली हमें चेंज इन इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आप जरा देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 में देख लीजिए, इसको देखिए क्या बोल रहा है, ये प्रोटॉन 1 है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटॉन 2 है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 है लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रॉन 2 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर मास में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज देखने को मुझे मिल सकता है, सॉरी थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ मैं, जो आपको चेंज देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत वो न्यूट्रॉन में देख सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का जो चेंज आपको मिलेगा उससे मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो चेंज हमें जनरली देखने को मिलेगा, विजिबल चेंज देखने को मिलेगा, वो हमें इलेक्ट्रॉन में चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 19, यहाँ पर 20 हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विजिबिलिटी दिख रही है आपको यहाँ पर कि भाई चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन में देखेंगे तो वो उसको काउंटर कर दे रहा है, तो दोनों सेम हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर मास नंबर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में चेंज देखने को मिलेगा, जिससे कि एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स आर नॉट द सेम एज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो इसका आंसर क्या है, न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल जो है अगर हम देखें तो आर नॉट द सेम एज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, वो न्यूक्लियर मॉडल जो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के साथ सेम नहीं है, बाकी सारे सेम है, एक ही नाम है उनका, प्लम हो चाहे रेजिन बोलो वाटर बोलो सब एक ही नाम है। एलिमेंट डू एमिट रेडिएशन ऑन देयर ओन एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, तो रिडक्टिविटी, जो एलिमेंट जो है वो रेडिएशन को जो देते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एक क्वेश्चन है एम्स 2017 का, the statement an atom possesses a spherical shape in which the positive charge is uniformly distributed and the electrons are embedded into it such a manner as to give a stable arrangement was given by Thomson। ये थॉमसन दिया था। स्पेरिकल शेप वाला आपको मैंने बता रखा है, ये थॉमसन वाला है, इसमें कि पॉजिटिव चार्ज जो है अनयूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो वो किसने दिया है भाई, आपके थॉमसन ने दिया। ठीक है, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट है क्या होता है, सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। सिमिलर केमिकल तो होता है, सॉरी सिमिलर केमिकल तो होता है, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। केमिकली कुछ सेम नजर आएगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो रहेंगी उसकी क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, if the mass of neutron is doubled and mass of electron is half, then find out the new atomic mass of 12c6 and the percent by which it is increased। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि स्टेप 1 में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 दिख रही है, प्रोटॉन आपको 6 दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आपको 6 दिख रहा है, तो 12 इसका एटॉमिक मास यूनिट होगी इसकी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड, इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पर डबल कर देना है, तो यहाँ पर डबल कर दिए, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ, तो यहाँ पर n जो है, n को n इज टू 12 am हो जाएगा, p इज टू 6 am हो जाएगा, इज टू 18 am किसी आ जाएगी, टोटल n प्लस p हो जाएगा। कि हम क्या कर रहे हैं,
न्यूट्रॉन को डबल कर दे रहे हैं, तो 6 न्यूट्रॉन तो 12 हो जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को हम हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको 6 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, नोट क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल सो इट इज नॉट कंसीडर्ड इन एटॉमिक मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है नेग्लिजिबल होता है, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसको याद रखिएगा। स्टेप 2 में परसेंट इंक्रीमेंट दिखाते हैं, तो फाइनल मास से इनिशियल मास को माइनस कर दीजिए और उसको इनिशियल मास से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनल मास आपका 18 माइनस 12 हो गया, 12 से कर दीजिए इंटू 100 कर दीजिएगा, तो 50% का जो है इसमें हमें क्या दिखेगा, इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, तो 50% इंक्रीज ये हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो ऐसे कौन से डेवलपमेंट है जिससे कि बोर मॉडल ऑफ एटम को क्या क्या डेवलप किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टू डेवलपमेंट प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ पर दो डेवलपमेंट ऐसे हैं जिनसे कि बोर मॉडल ऑफ एटम है वो डेवलप हुआ है। पहला है डुअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो देखिए, वेव नेचर भी शो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर का नेचर भी शो करती हैं, तो दोनों शो करती हैं। तो डुअल कैरेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। तो उनकी वेव लाइक भी होती है, पार्टिकल भी, वेव मैटर मतलब पार्टिकल, तो इसके वेव लाइक नेचर भी होता है और कैसा होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। एक ये था। दूसरा था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे जो रिजल्ट आए थे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए थे, उससे बोर मॉडल ऑफ एटम को समझने में बहुत ज्यादा क्या हुई थी, आसानी हुई थी, ठीक है। अच्छा जी, तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो जेम्स मैक्सवेल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि चार्ज बॉडीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसमें और जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, तो वो उसके ऊपर क्या चेंजेस होते हैं या क्या उसमें गतिविधियां होती हैं, इसको बताने वाले पहले व्यक्ति अगर कोई थे तो चार्ल्स जेम्स मैक्सवेल थे, ठीक है। तो चार्ज बॉडी के बीच का संबंध जो है, चार्ज बॉडीज में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, उनके बिहेवियर क्या है उसको बताने वाले पहले व्यक्ति अगर कोई थे तो वो कौन थे, जेम्स मैक्सवेल थे। इतना क्लियर है। अब he suggested that when electrically charged particles move under acceleration, अगर उन्होंने बोला था कि जब एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेशन के अंडर में जब मूव करता है तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस। तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, ट्रांसमिट होता है। दीज फील्ड आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और ये फील्ड में जो ट्रांसमिशन होता है ये वेव की फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको डायग्रामेटिक नजर आ रहा होगा कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरीके से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो जनरली देखा जाए तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो कि ट्रांसमिट होती है स्पेस से, ठीक है। और कैसे ट्रांसमिट होती है भाई, वो वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तरीके से डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी हैं, ठीक है, और इसी बंडल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, आपसे बंडल भी कह सकते हैं, पैकेट कह लीजिए, बंडल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स कहते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। तो फोटोन्स और क्वांटा जो है वो असल में बंडल ऑफ एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और ये वो फॉर्म होती है जो स्पेस में वेव की तरह क्या करती है, ठीक है, मूव करती है, ठीक है। जैसे लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, लाइट जो है वो रेडिएशन की फॉर्म है, ठीक है। और न्यूटन ने कहा था कि भाई ये पार्टिकल्स के थ्रू मेड अप होती है, लेकिन मैक्सवेल ने क्या बोला कि ना केवल पार्टिकल बल्कि इसमें वेव नेचर होता है, और इसी वेव नेचर के कारण इसमें ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो मैक्सवेल वो व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टिकल नेचर के साथ साथ बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसका अपना अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर भी होता है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर हमेशा वेव नेचर में क्या होता है, शो होता है। तो मैक्सवेल वो पहला व्यक्ति था जिसने लाइट के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर को क्या करता बताया था, ठीक है। यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको नजर आ रहा होगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेशन और मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेशन दिख रहा है, किस तरीके से जो है वेव प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव को देख सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज होती हैं, जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है।
अब जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो वेव के साथ चल रहा होता है, ये आपस में देखें तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ये आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। और याद रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑक्सीलेशन कह लीजिए, वो आपस में परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में ये वेव प्रोपोगेट कर रही है, उसका भी परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है कैसी होती है? ट्रांसवर्स होती है। कैसी होती है? ट्रांसवर्स होती है। ठीक है। अब खास बात क्या है कि अनलाइक साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम। इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है एंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है। तो भाई अगर आप देखें तो अगर इसको कोई मीडियम ना मिले, जैसे पानी ना मिले, हवा नहीं मिले, कुछ ना मिले, तो भी ये होती है, क्या होती है? ये ट्रैवल कर सकती है। लेकिन साउंड वेव और वाटर वेव में ऐसा नहीं होता है। जैसे आपसे कई बार किसी ने पूछा होगा कि चंद्रमा में अगर आपके आगे कोई चल रहा होगा और आप उसे अगर आवाज देंगे तो क्या उसको सुनाई देगी? तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि भाई साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। और चंद्रमा में क्यों? एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि आगे वाला इंसान जो है उसको सुन नहीं पाएगा। और अगर सुन नहीं पाएगा तो बात तो हो ही नहीं सकती है, तो वहां पर मीडियम ही नहीं है। क्लियर है? तो साउंड वेव और वाटर वेव जो होती है उनको मीडियम चाहिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, अब याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो होती है उसमें क्या करता है? ट्रैवल करता है। अच्छा, पांचवी बात क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बाउंस ऑफ फ्रॉम द सरफेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, वेव्स जो होती है, वो सरफेस से बाउंस होती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन चेंज डायरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो क्या कर सकती हैं? डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, कैन बी रिफ्लेक्टेड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन स्प्रेड अराउंड कॉर्नर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो कॉर्नर्स के हिस्से में स्प्रेड हो जाती है। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आपको यहाँ पर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है। और उनके डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर के होने के कारण जो भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो डिक्रीज इंक्रीजमेंट होता है उसके कारण इनके नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, आईआर रेज, माइक्रोवेव, एफएम, एएम, लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो किस वेवलेंथ में चल रहा है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आप गामा रेज की फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो भाई 10⁻24 से लेकर 10⁻20 तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। और अगर आप इसके वेवलेंथ को देखेंगे तो 10⁻16 से लेकर 10⁻12 तक जो होती है गामा रेज होती है। तो ये रट्टा मारना पड़ता है, ये आपको रटना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। विजिबल स्पेक्ट्रम अगर आप देखेंगे तो विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो इसकी वेवलेंथ जो है 400 से लेकर कितनी 700 तक की इसकी क्या होती है? वेवलेंथ थी। इसमें आपको विबग्योर कलर जो होता है वो नजर आता है, इसके बाद आपको नजर नहीं आता है। ठीक है। इसके बाद आईआर जो होता है उसकी 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर -4 तक जो होती है इसकी वेवलेंथ होती है। उसी प्रकार से माइक्रोवेव की 10 की पावर -2 से होती है। ठीक है। और 10 की पावर 0 तक होती है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो एफएम की 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 2 तक होती है। और लॉन्ग रेडियो वेव्स की 10 की पावर 4 से लेकर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ जाती है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि एक्सरे के बाद गामा के बाद एक्स, एक्स के बाद यू, यू के बाद आईआर, आई माइक्रोवेव, एफएम, एएम और लॉन्ग रेडियो वेव्स होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी रटनी पड़ेगी, इनका आपको वेवलेंथ जो है वो रटना पड़ेगा। इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को बिना रटे आपसे कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो आपको रटना पड़ेगा, इसमें कोई टीचर आपकी मदद नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए गामा रे इसकी फ्रीक्वेंसी कितने से कितने तक है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी वेवलेंथ कितने से कितने तक है। ये आपको रटा होना चाहिए। विजिबल स्पेक्ट्रम जो है किससे कितना तक है ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वेवलेंथ किसे बोलते हैं। एक वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेवलेंथ बोलते किसे हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ में क्रस्ट होता है जो ऊपर की ओर होता है, और ट्रफ होता है जो नीचे की ओर होता है। यहाँ पर बीच में लाइन होती है, तो ऊपर क्रस्ट, नीचे ट्रफ होता है। तो दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो भी सक्सेसिव क्रस्ट होते हैं,
या जो भी सक्सेसिव ट्रफ होते हैं उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो किसी वेव में दो क्रस्ट के बीच में या जो दो ट्रफ के बीच में जो क्या होती है डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्ब्डा से, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्ब्डा से। वेवलेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और नैनोमीटर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो वेवलेंथ कैन बी मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर एंड नैनोमीटर। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स, मानो ये पॉइंट ए है और यहां से वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो इस पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और वेव फ्रीक्वेंसी की जो हर्ट्ज क्या होती है, इसकी वेव फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, हर्ट्ज, इसकी यूनिट होती है। और 1 हर्ट्ज का मतलब होता है कि एक वेव जो हो रही है किसी फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो रही है, 1 सेकंड में क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है, क्लियर है। और a higher frequency wave has more energy than a lower frequency wave with the simple amplitude। इसे नोट कर लीजिएगा कि जो हायर फ्रीक्वेंसी की वेव होती है, जो हायर फ्रीक्वेंसी की वेव होती है, उसकी अगर हम बात करें तो उसके पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ओके, उसके पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। पॉइंट क्लियर है, ठीक है, देखता हूँ उसे क्या दिक्कत हो रही है, डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, चलिए। एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, एक मिनट, ये क्या कर रहा है भाई साहब, हमको चाहिए डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑन द मीडियम फ्रॉम इट्स रेस्ट पॉइंट। मान लो ये पार्टिकल यहां पर था और कितना ये ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना हमें देखने को मिल रहा है इसका चेंज, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, किसी मीडियम में किसी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। चाहे इसे डिस्टर्बेंस बोल लो, चाहे इसे डिस्प्लेसमेंट बोल दो, ठीक है। तो भाई कोई भी जो है वो रेस्ट पोजीशन में रहता है और रेस्ट के बाद अगर अचानक वो अगर चेंज कर रहा है पोजीशन को, तो वो क्या क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड कितनी होती है, मीटर होती है, इसको याद रखिएगा, ओके फाइन। वेव नंबर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है भाई, किसी पर यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव लेंथ होती हैं, उसको हम वेव नंबर बोलते हैं। के से इसको कप्पा से इसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं, और के इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा होता है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, लेमडा का मतलब कहते हैं वेव लेंथ होती है, क्लियर है, क्लियर है, और कुछ नहीं इसमें करना है ना। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, टाइम टेकन बाई ए वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट, किसी भी पॉइंट से जितना टाइम पीरियड वेव लगाते हैं उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और वेलोसिटी क्या बोलते हैं, वेलोसिटी वेव डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जो वेव डिस्टेंस कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हम उसे कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे, ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।